नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा की आरोह पुस्तक में दी गई कविता छोटा मेरा खेत पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं उमा शंकर जोशी। आज हम लोग उमा शंकर जोशी जी की उस कविता को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने कृषि कर्म और कवि कर्म के प्रत्येक चरणों को स्पष्ट किया है, उसको एक जैसा बताया है कि किस प्रकार किसान अपने खेत में काम करता है। ठीक वैसे ही कवि भी अपने रचनाओं को रचते समय कागज पर काम करता है। वो कागज जो कवि का होता है, वो कवि कहते हैं कि ये किसान के खेत के समान है। इस कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत। चलिए पहले इस कविता का आदर्श वाचन करेंगे, इसके बाद उसके भावों को समझने का प्रयास करेंगे। कविता इस प्रकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। चलिए इसके भाव को समझते हैं। कवि पहले कहते हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कहते हैं कवि कि जिस प्रकार से किसान के पास खेत होता है, उसी तरह से हमारे पास कागज का ये पन्ना होता है। कवि कहते हैं किसान अपने खेत में सृजन कार्य करता है और साहित्यकार और कवि भी उस पन्ने पर सृजन का कार्य करते हैं। आगे कहते हैं कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। जिस प्रकार से अंधड़ चलने पर, आंधी या तेज हवा के चलने पर कभी कभी बीज उस प्रवाह में आकर के, हवा के प्रवाह में आकर के खेत में गिर जाते हैं और आरोपित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कवि भी कहते हैं कि कभी मन मस्तिष्क में कोई विचार अंधड़ की तरह, विचारों का आवेश हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है और क्षण भर में वो बीज आरोपित हो जाते हैं और वो बीज पुष्पित पल्लवित होते हैं। आगे कहते हैं कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष। कल्पना के रसायनों को पीता है साहित्यकार का सृजन कार्य जब होता है। जिस तरह से खेत में किसान बीज बोने के बाद उसमें जल डालता है, रसायनों का प्रयोग करता है, खाद का प्रयोग करता है, वैसे ही जब कोई विचार, किसी विचार का आवेश, आवेग कवि के मन मस्तिष्क में आ जाते हैं, तो कवि उसमें कल्पनाओं का सम्मिश्रण करता है, अपने पूर्व ज्ञान को उस विषय से आधारित उसमें मिलाता है, उस विचार में जो उसके मन मस्तिष्क में आए थे बीज के रूप में। तो कहते हैं कि बीज गल गया निशेष। बीज गल जाता है जो खेत में होता है, बीज का भ्रंश होता है जिससे वो अंकुरित होते हैं। बीज अपने आप को मिटा देता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो गुले गुलजार पूरी बगिया बन जाती है बीज के भ्रंश होने के बाद। उसी तरह से कवि कहते हैं कि जिस तरह से खेत में बीज के भ्रंश के बाद अंकुरण उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है बीज, उसी तरह से हमारे मन में जो विचार आते हैं, कल्पनाओं के सम्मिश्रण से वो फूट जाते हैं, फैल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, चारों तरफ विस्तार का रूप ले लेते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसके बाद शब्द के अंकुर फूटते हैं। जिस तरह से खेत में बीज फटने के बाद अंकुरित होता है पौधा, छोटा सा नन्हा पौधा जमीन के ऊपर दिखाई देने लगता है, उसी तरह से मन मस्तिष्क में कवि के जो विचार आते हैं, कल्पनाओं के सम्मिश्रण से वो कागज के पन्ने पर शब्द के रूप में अंकुरित होते हैं। यहाँ पर समानता इस तरह से बताया है। कवि आगे कहते हैं शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष।
और जब वो ऊपर आए पौधे, तो वो उसके जो पल्लव थे, पत्तियां और जो पुष्प, वो भूमि की तरफ झुके हुए थे। जैसे ऊपर आए वैसे वो झुकते चले गए। कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति में महानता का प्रवेश होता है, व्यक्ति महान होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो गर्व रहित हो जाता है, विनम्र हो जाता है, विनीत स्वभाव का हो जाता है। तो ये बात यहाँ बताते हैं कि नमित हुआ, विशेष नम्रता आ जाती है उसके अंदर। ये प्रकृति में हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही अंकुरित होता है कोई भी फल और कोई भी पौधा, वो ऊपर आता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है उसके पल्लव और उसके फूल फल भूमि की तरफ झुके हुए होते हैं। वैसे ही साहित्यकार जब शब्दों को लिखता है उसमें वो बहुत अच्छी अच्छी बातों का समावेश करता है, प्रेरणादायी बातों को लिखता है और इस तरह की रचना का निर्माण करता है। जितना ही वो विस्तार को प्राप्त करता है रचना, उतना ही वो ज्ञान प्रदान करता है, विनम्रता प्रदान करता है लोगों को। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। इस तरह की विद्याएं उन साहित्यों में मिलती हैं हमें, जो हमें विनम्रता देती हैं। आगे कहते हैं कवि, झूमने लगे फल रस अलौकिक। अब जब पौधा ऊपर आया, पुष्पित पल्लवित हो गए वो और उसमें फल आने लगे, तो फल झूमने लगे और उस फलों में अलौकिक रस है, प्रकृति की देन है, आनंद प्रदान करती है वो रस। स्वादिष्ट होते हैं फलों के रस, विभिन्न फसल के रस। वो रस जो पौधे में लोगों को मिलता है वो हमें स्वाद प्रदान करता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, पौष्टिकता प्रदान करता है। इसी को कवि कहते हैं कि अमृत धाराएं फूटती, उसमें अमृत की धाराएं फूटती हैं। ठीक उसी तरह से साहित्यकार की रचना में भी जो रस मिलता है, विभिन्न कविताओं में अलग अलग तरीके के रस मिलते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। तो ये सभी रस अलौकिक आनंद प्रदान करते हैं, आनंदित करते हैं व्यक्ति को। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, काव्य में रस ही रस होता है। आगे कहते हैं कवि कि रूपाई क्षण की कटाई अनंतता की। एक क्षण लगा था उसको आरोपित करने में, परंतु कटाई अनंतता की। यहाँ पर कवि ने कृषि कर्म और कवि कर्म में फर्क बताया है। कृषि कर्म में जो फसल उत्पन्न होते हैं या पौधे निकलते हैं, उसके फल में हमें एक बार रस प्राप्त होता है, उसके बाद उसका रस समाप्त हो जाता है। परंतु कवि कर्म जो होता है, इसमें जो कविताएं या साहित्य लिखे जाते हैं, उसके रस अनंत होते हैं, अनंतता प्रदान करती है, वो अनंत स्वाद को देने वाली होती है। इस तरह से समझिए कि जैसे कोई भी रचना पहले पढ़े लोगों को भी रस प्रदान करती थी, आज के लोगों को भी दे रही है रस, और आने वाली पीढ़ियों को भी उस रचनाओं से आनंद मिलेगा, रस मिलेगा। रस समाप्त नहीं होता। जैसे कि रामचरितमानस में हमारे पूर्वजों ने रस प्राप्त किया था, उसको पढ़ करके प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। मुझे भी आनंद आता है और आने वाली हमारे बच्चों को भी आएगा आनंद। तो रस उसका कभी समाप्त नहीं होता है। कविताओं को इसीलिए कालजयी कहा जाता है। ये बात यहाँ कवि कहते हैं और कहते हैं कि लूटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती। लूटते रहने से कम नहीं होती है कि किसी ने लूट लिया उस कविता के रस को तो दोबारा किसी को रस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका रस तो बढ़ता चला जाता है उस विद्या की तरह। जैसे संस्कृत में एक श्लोक विद्या के लिए कहा गया है कि न भातृभाज्यम न चौरहार्यम न राजहार्यम न चौरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। विद्याधन वो धन है जो व्यय करने पर और बढ़ता है। उसी तरीके से साहित्य भी होता है, आप जितना उसको पढ़ेंगे आपको उतना ही रस मिलता चला जाएगा। आगे कहते हैं रस का अक्षय पात्र सदा का। ये रस का अक्षय पात्र है। ये जो कविताएं हैं ये अक्षय पात्र हैं। अक्षय पात्र का मतलब ये है कि वो पात्र जिसमें जो रखा हुआ सामान
कभी समाप्त ही ना हो, उस तरह से जो रचनाएं हैं उसमें जो रस हमें मिलते हैं वो रस कभी समाप्त नहीं होते। तो इसीलिए कहा है कवि ने कि रस के अक्षय पात्र हैं ये कविताएं। छोटा मेरा खेत चौकोना, ये मेरा छोटा सा खेत है, ये जो कागज का पन्ना है ये मेरा छोटा सा खेत है, इस पर मैं सृजन का कार्य करता हूँ। जिस प्रकार से एक कृषक अपने कृषि कर्म को करता है अपने खेतों में, वैसे हम कागज के पन्ने पर सृजन का कार्य करते हैं, कविताओं का, साहित्य का सृजन करते हैं। ये तो हुआ इसका भाव पक्ष। अब इनके काव्य सौंदर्य को भी समझ लें। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रस शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक जगह रस शब्द आया है जिसमें एक रस का अर्थ यहाँ पर हुआ फलों का रस, फसल का रस, और दूसरा साहित्य के लिए रस का प्रयोग हुआ है जो वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस इत्यादि होते हैं। दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। प्रतीकात्मकता का समावेश है इस कविता में और तत्सम शब्दों का, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग इस कविता में हुआ है। धन्यवाद।